क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 4 यानी एथिक्स का पेपर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यूपीएससी मेंस 2021 का आज ये खत्म हुआ है। ठीक, देखिए कुछ जनरल पॉइंट्स पहले आप लोग से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने पेपर दिया हो फिर यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पे लिखनी चाहिए थी या मैंने कैसे लिखा, तब तो ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन लोग से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के दोनों हाथों से, कि भैया पहले जाओ सिलेबस पढ़ो। कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताया ये कहाँ से। यार सिलेबस तो पढ़ लो एक बार। ठीक, सिलेबस पूरा पढ़िए और फिर उसके बाद आइए। आपका मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से पूरा यहाँ पे जो है रिफ्रेशमेंट कर दूंगा कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। ठीक, और तीसरी चीज़ ये है कि ये एथिक्स का जो पेपर होता है इसमें पेपर छुटता है लोगों का। ठीक, इसमें कोई भी आंसर गलत और सही नहीं होता है। इसमें सब आंसर सही हैं, गलत है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, लेकिन इसमें पेपर छूटता है क्यों? क्योंकि सारा आपके पास रेडी पॉइंट्स नहीं होते हैं, आपको वहां पर खुद तुरंत ही प्रोड्यूस करने होते हैं पॉइंट्स। ठीक, तो उसमें आपको टाइम लगता है। और वैसे भी आप देखोगे अगर तो इसमें केस स्टडी भी होती है, लंबी लंबी केस स्टडी होती है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर केस स्टडी से आप लोगों को निपटना है तो रीडिंग कंप्रीहेंशन जो सीसैट में बुक्स होती है ना, वो भी जरूर करो रीडिंग कंप्रीहेंशन। उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करना सीखो। रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ने की आदत डालोगे तो आपको वो कम से कम एक पढ़ के और फिर उस पूरे लंबे लंबे पैसेजेस में क्या चीज़ पूछने वाला है वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद केस स्टडी में आओ सिलेबस एथिक्स का पढ़ने के लिए, वो बात की बात है। पहले जो है सीसैट का भी काम इसमें होगा और एथिक्स का भी। देखो लंबा पेपर है काफ़ी, जो पढ़ना बहुत होता है, पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें भाई साहब एथिक्स के पेपर में, क्योंकि यू हैव टू प्रोड्यूस द पॉइंट्स देन एंड देयर ओनली, एंड पेपर में क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो उनको पढ़ना होता है। ठीक, चौथी बात जो है यहाँ पर देखिए 250 मार्क्स का है पेपर। इसमें सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में अगर नंबरिंग देखोगे तो 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक, लेकिन इनमें जो है आपके कितने टोटल 13 क्वेश्चन हुए और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो ये 130 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। 130 निकल गया तो बचा कितना 120। तो यहाँ पे 6 आपको जो है केस स्टडी मिलेंगी। और केस स्टडी में भी मतलब अगर आप वैसे देखोगे एबीसी करके तो इसमें मतलब आपका कितना 18 क्वेश्चन हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में। ठीक, तो ये 18 और 13 मिलाकर 21 और 31 एक तरीके से क्वेश्चन आपको एड्रेस करने ही करने हैं। हालांकि ये नंबरिंग में देखोगे तो आपको सिर्फ 12 दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देख के लगता है कि हाँ 12 ये हो जाएगा, लेकिन ये इसमें मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर बच्चों को वहाँ पर पहुँचने के बाद बदलती है। हम लोगों ने पेपर दे रखा है, हमें मालूम है, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही कुछ जनरल पॉइंट्स और जो है पांचवा बता देता हूँ कि एथिक्स में थ्योरी सब लिखेंगे। ठीक, थ्योरी सब लिख लेंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। एथिक्स का पेपर ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल लिख के और रेलेवेंट एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, करंट अफेयर के एग्जाम्पल लिख के अपने आंसर को, थ्योरी को जस्टिफाई नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा थ्योरी में फ्लावरी लैंग्वेज लिखना, बहुत ज़्यादा ये प्लेटो ने बोला, ये सोक्रेटिस ने बोला, ऐसे कुछ नहीं होगा। वो थ्योरी आप सिंपल जो है, जैसे मान लीजिए एथिकल वैल्यूज़ हैं तो क्या होती है वो लिख दो, उसके बाद एग्जाम्पल से उसको जस्टिफाई करो, दैट इज़ मोर फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक, ये चीज़ है। और छठा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको जो भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है सिलेबस में उसकी क्लियर, बहुत ही मतलब जो है टर्म्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टर्म्स की, कॉन्सेप्ट्स की और थ्योरीज की। और उसके बाद जब इंटरलिंकिंग यहाँ करके पूछेगा तब भी आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग सिलेबस पढ़ें, उसमें हर टर्म का अपना इंडिविजुअलिस्टिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब मैं एग्जाम्पल की पहले बात कर रहा हूँ तो हर टर्म पे मान लीजिए एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, वैल्यूज़ है, हर किसी पे आप एक बुक बनाइए, एग्जाम्पल बुक। ठीक, हर किसी टॉपिक पे, टर्म पे आपके पास कम से कम रियल लाइफ के 2, आप जब पढ़ना है, जब ये चीज़ लिखोगे फिर जब करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो कंपैशन से रिलेटेड है याला टॉपिक, याला एग्जाम्पल हम कंपैशन में दे सकते हैं। तो हर टर्म के 2 एग्जाम्पल के आप ऑलरेडी तैयार रखो। मैं कहता हूँ वहाँ पे वो लोग कुछ और भी पूछ सकते हैं, लेकिन तैयारी जो खुद से कर सकते हो वो तो करनी है ना। तो एग्जाम्पल बुक बनाओ, एथिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, सातवां पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये मैं बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, इंग्लिश में भले ही उनको जो है अच्छी आती है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे आप अंग्रेज हैं, बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहीं पे आप जैसे फंसें तो आप हिंदी में ज़रूर पढ़ें।
ठीक है ना। हिंदी में उसको जरूर देख लें कि भाई साहब आपको क्लियर कट मीनिंग पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स पूछा है, इस बार देखो कितना, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पिक्चर याद आ गई होगी बहुत लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में भी देवनागरी स्क्रिप्ट में भी देखो मैट्रिक्स ही लिख दिया है इन्होंने। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आप 1 2 3 4 मतलब आप किस सीक्वेंस में प्रायोरिटाइज करेंगे वैल्यूज़ को, उसको करना है। तो यहाँ पे तो देखो हिंदी में भी काम नहीं आया, लेकिन फिर भी हिंदी जरूर पढ़ा करिए। आठवां और आखिरी जनरल पॉइंट मेरा ये इस पेपर को देख के पूरा ये है कि आप लोग को केस स्टडी में, ठीक, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक आदर्शवादी बन के कि भैया एथिक्स पेपर है, सब कुछ मैं बिल्कुल एथिकल बन जाऊंगा, दुनिया से मुझसे ज़्यादा एथिकल कोई नहीं होगा। यकीन मानिए, आप जितना ज़्यादा एथिकल होंगे उतने कम नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। जितने ज़्यादा आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे उतने कम नंबर आएंगे, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में घुसेड़ने की कोशिश करोगे उतने कम नंबर आएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, केस स्टडी का आंसर ऐसे लिखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर, जैसे एक आईएएस ऑफिसर वहाँ पे सोचता। और आईएएस ऑफिसर ऐसे सोचता कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जो रियल लाइफ में पॉसिबल है, जो उस मतलब ये सारी वैल्यूज़ एथिकल फैक्टर्स को तो हैं ही हैं, उसके बावजूद भी आपको जब डिलेमा में आप फंसते हो तो जो चीज़ें रिसोर्सेज, जो चीज़ें आपके पास है, आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता है। मान लीजिए कि जैसे वैक्सीन आई, ठीक, कोरोना के टाइम पे, तो आपको जो है देनी है वैक्सीन सबको, लेकिन पहले हमने जो है वृद्ध लोगों को दी, फिर हमने जो है जो ज़रूरतमंद ज़्यादा थे उनको दी। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है, रैशनल होना जरूरी है, तार संगत होना जरूरी है, लॉजिकल होना जरूरी है, लॉज का भी ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से अगर आप समझो तो GS4 में आप GS 1 2 3 का भी उपयोग करेंगे, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से पूरा मतलब 8 पॉइंट है, आप इसको लिख के रख लो, एथिक्स के पेपर में बहुत काम आएंगे। और जब एग्जाम दोगे उसके बाद जब वापस आओगे तो ये पॉइंट फिर से पढ़ना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने चीज़ बताई थी वो वाकई में कितनी ज़्यादा असरदार है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज पेपर 4 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है, इन्होंने कहा भैया आइडेंटिफाई करो 5 एथिकल ट्रेट, ठीक, ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट, ठीक। ऐसे 5 एथिकल ट्रेट या फिर लक्षण बताओ कि जिसकी वजह से हम प्लॉट कर सकते हैं परफॉर्मेंस जो है आपका सिविल सर्वेंट का कैसे होता है, ठीक, कैसा होना चाहिए, ठीक। और जस्टिफाई करो देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। तो आप ऐसे कर लो कि आपने 5 ट्रेट यहाँ पे लिख दिए कि भाई नॉन पार्टीजन होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ठीक। और ऐसे बना लिया आपने। फिर आपने जो है उसके हिसाब से बताया कि कोई कम है मान लीजिए किसी के पास, तो कैसे बनेगा, तो वो कहाँ पे स्टैंड करेगा, ठीक। तो उसमें मतलब उसके एक लेवल आप बना सकते हो कि जिसके बाद मान लीजिए 5 आपने वैल्यूज़ लिखी, उसमें से 5 में से 5 है तो भैया सबसे नंबर 1, 5 सितारे हो गए। 5 से कम है, ठीक, 5 से कम वाला है मान लीजिए, उसके 4 ही टिक हुए तो फिर वो 4 स्टार वाला हो गया। तो इस तरीके से मैट्रिक्स ये बोल रहा था वो आपसे वहाँ पे करने के लिए। अब जिन लोगों ने इस चीज़ को समझ गए होंगे वो ठीक है। तो जो लोग 5 करे 5 स्टार, जिसको एक भी नहीं हो रहा वो 1 स्टार, या फिर एक हो रहा था 1 स्टार, ठीक। तो इस तरीके से आपको एथिकल ट्रेड लक्षण देखने चाहिए। हाँ भाई, नॉन पार्टीजन होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करे, ठीक। आपका इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो सोचे, जो कहे और जो एक्शन ले, वो तीनों जो है एक समान होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। ऐसे मैट्रिक्स वाले में ये पहले ही क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ कर डाला होगा कि बच्चा वहाँ पे बिल्कुल ही उसके हाथ पैर ढीले हो जाए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था कि आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज मतलब पहला क्वेश्चन जबरदस्त, 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट, ठीक। अच्छा, पब्लिक सर्वेंट में और सिविल सर्वेंट में इन्होंने हिंदी में अगर देखो तो लोक सेवक ही लिख रखा है, ठीक है, लोक सेवक ही लिख रखा है। तो इसमें कोई ज़्यादा वैसे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट स्टिल चलो ठीक है, यूपीएससी जो कह रहा है वो सही है। तो इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट जो बनने के लिए 10 एसेंशियल वैल्यूज लेके आओ। तो कई आपको लगेगा कि यार अभी तो ऊपर बताई थी, वहीं क्या लिख दें। बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है। डिमांड अगर क्वेश्चन की कह रहा है तो लिखो, ठीक, कि भाई साहब वो जो है इंटीग्रल ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वर्क कल्चर उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक, टीम प्लेयर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं खाली इंडिविजुअलिस्टिक सोचता है। ये सारी चीज़ें जो जरूरी हैं। आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो कि एक प्रभावी लोक सेवक होने के आवश्यक है। लोक सेवक में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए, ठीक। और डिस्क्राइब करिए द वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर, कि मतलब किस तरीके से हम उसके अंदर रोकें भी किस नॉन एथिकल बिहेवियर को। भाई लॉ होना चाहिए, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, और आपका जो है पेनल्टी भी होनी चाहिए,
ठीक, गलत अगर काम करो तो पेनलाइज भी करो। कई लोग को तो यही होता है ना भाई, हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, पकड़ेगा तो हमारा कुछ कोई हो ही नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी तो लोग नॉन एथिकल बिहेवियर करते रहते हैं। चोर पहली बार छोटी चोरी करता है, अगर जब वो नहीं पकड़ा जाता तब वो बड़ी चोरी करता है। तो ये वाली चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पेपर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है, बड़ा ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चन होंगे वाले। लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक, एज रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक, मतलब आप कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक, किसके बेसिस पे, किसके इनपुट पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी के को सोर्स मानते हुए उसने जो इनपुट दिया उस हिसाब से हम कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ये एक डिबेटेबल इशू है, जरूरी नहीं। क्यों? इसमें देखो दो चीज़ों में जो समझ आती है, देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, जो आपका मान लीजिए कोई प्रोग्राम आपने लिखा या फिर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, तो उसमें कोई इमोशंस तो है नहीं, ठीक, इमोशंस तो है नहीं उसमें। अगर मान लीजिए उसको एक आ गया वैक्सीन बांटनी है, तो उसमें आपने जो है जो प्रोग्राम मतलब जैसा लिखा है वो उसी हिसाब से सबको कर देगा काम, वो देखेगा तो है नहीं कौन किस सिचुएशन में क्या है। मान लीजिए जो उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उस सॉफ्टवेयर को या डिजिटल टेक्नोलॉजी को कि जो है उसमें वो कुछ फैक्टर्स लेता है, लेकिन फिर भी इतने सारे चीज़ें कंडीशंस होती हैं अलग अलग टाइम में अलग अलग जगहों पे कि आप उसको हर जगह नहीं कर सकते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाए, तब भी मुझे लगता है कि अगर कि इतना जो एक रैशनल डिसीजन होता है, जो ह्यूमन बीइंग सोच के और उसकी जो एथिकल बिहेवियर है उसके हिसाब से, एथिकल जो माइंडसेट है उसके हिसाब से जो ले सकता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी नहीं इतनी सक्षम है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी देखा गया कि भाई मशीन लर्निंग में क्या हुआ कि वो हमसे ही सीखता है, और हम ही लोग अगर मान लीजिए नॉन एथिकल है तो वो गलती चीज़ सीख जाएगा, फिर उसी हिसाब से वो लर्न करके फिर आगे भी खुद ही वैसा बिहेव करने लगेगा। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी तो अब देखो वही चीज़, देखो हर क्वेश्चन में बोलेगा, मैं आपको पहले मैंने जनरल पॉइंट जो बताए वो आपको यहाँ पे दिखेंगे क्वेश्चन में, पेपर में पूरे में। क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आपने रेडी कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखे हैं तो कोई बात नहीं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब जैसे साइबर जो है सॉफ्टवेयर है कोई, ठीक, उसको आपने बोला हुआ कि भाई साहब जो हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट करें वो सबको भेज देना। अभी बुल्ली बाई वाला ही एग्जाम्पल ले लो, जिसमें जो है कुछ एक समुदाय की महिलाओं को जो है फोटो लगा के उनको बेचा जा रहा था, तो क्या ये उसी पे बेसिस पे बाकी लोग सब लोग डिसीजन लेने लगे हैं, क्या वो खरीदने लगे हैं? बताओ, नहीं कर सकते ना। तो ये आप करंट से एग्जाम्पल्स दो जो एग्जामिनर में तुरंत करेक्ट करे और आपको नंबर दे, ठीक। इसमें देखो अगला जो क्वेश्चन है ये 2 का ही पार्ट बी, डोमेन नॉलेज के अलावा पब्लिक ऑफिशियल जो होता है उसको इनोवेटिवनेस भी आना चाहिए, यानी कि नवाचार आना चाहिए, और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, रचनात्मक सोच का भी होना चाहिए ऑफ हाई ऑर्डर वाइल रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा। अच्छा चलो एथिकल डिलेमा पहले आपको बता देता हूँ। डिलेमा क्या होता है? डिलेमा ये होता है जब आप किसी स्थिति में आपको चूज करना हो और आप चूज ना कर पा रहे हो। लेकिन एथिकल डिलेमा क्या है? ठीक, आसान भाषा में एथिकल डिलेमा ये है कि जब आपको जो है किसी दो राइट में से चूज करना हो। मेरी बात समझ रहे हो? देखो डिलेमा तभी आएगा ना जब आप दो राइट में से आपको चूज करना हो। अगर राइट और रॉन्ग आपके सामने हो तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो सीधे राइट चूज कर लोगे। लेकिन दो राइट, सिचुएशन, कंडीशन, लोकेशन, स्पेस, सब कुछ देखते हुए, टाइम देखते हुए आपको दो राइट में ये देखना है कि हम किसी भी एक डिसीजन लेंगे तो कम जो है दूसरे वाले से जो है कम नुकसान होगा। यही तो डिलेमा होगा ना, एथिकल डिलेमा इसी को कहते हैं। तो ये कह रहा है पब्लिक ऑफिशियल के पास में डोमेन नॉलेज, मान लीजिए वो किसी एक मतलब एक्सपर्ट है किसी चीज़ का, ठीक, तो वो तो हो ही हो, उसके अलावा साथ ही साथ वो नए नए तरीके भी सोचे, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए ताकि उसको और असरदार तरीके से एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है, केस स्टडी में होता ही यही है। आपने अगर ऐसे नहीं सोच के केस स्टडी जब आप लिख रहे हो, इनोवेटिव और क्रिएटिव आपने नहीं सोचे जो है प्रॉब्लम के सोल्यूशन, तो आप नहीं कर पाओगे केस स्टडी में बढ़िया। तो देखो इसमें भी क्या पूछ रहा है? सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक। तीसरा, पहला इसका पार्ट है, अब देखो ये कोर्ट बेस्ड है, कोर्ट्स, ठीक। तो अब यहाँ पे एक काम मत करना कि जाके जो है लगे आप कोर्ट की दुकान खोल ली, आपने सब पढ़ने लगे पूरी दुनिया के, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये वाली चीज़ें जो है आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, इट्स ओके। गांधी जी के कुछ कोट्स याद भी रखो, ऐसे में लिखने में काम आते हैं, यहाँ पे भी आएंगे। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपने जो है 5 लाख कोट कर दिए तो आपका यहाँ पे आंसर जो है सही हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको इस कोट को यहीं पे पढ़कर उसका मेटाफोरिकल मीनिंग समझकर और फिर उसका आंसर देना है। जैसे लिखा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा इसका कोर क्या है।
एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग। हर काम को, प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी है वे ही देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। इस पूरे कोट का जो कोर है वो है परसीवरेंस। दोज दैट परसिवियर विल सी द लाइट सूनर और लेटर। तो परसीवरेंस आपका जो है ऑलरेडी दे रखा है सिलेबस पे, ठीक। जब दे रखा है तो आपने जो है उसको परसीवरेंस को, आप सिलेबस को तैयार करो ना यार। आप फिर यहाँ पे कोट जो भी है स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप परसीवरेंस के हिसाब से फिर आप पूरा मतलब समझते हुए फिर लिख लो आंसर। तो सिलेबस पे फोकस करो, ऐसा मत सोच करो कि कोड पूरा 5 लाख पढ़ने लगे, ना 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 ना, वो नहीं करना है, ठीक। तो परसिवरेंस ये होता है भाई साहब, चाहे आपके सामने आपको पता भी है कि बहुत कठिनाई है और मालूम है कि नहीं हो पाए, फिर भी आप लगे हुए हो, ठीक। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने चालू किया, मैं मार्केटिंग के, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता यार, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, ठीक। लेकिन मैं क्या, मुझे मालूम है देर सवेर जब आप, जो लोग जुड़ेंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे, 100 में 2 लोग मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि वाकई में समझेंगे हमें, तो वो आगे इसको बढ़ाएंगे। तो कठिनाई चाहे इतनी भी हो, तो क्या उससे हार के बैठ जाए क्या? नहीं यार, दृढ़ निश्चय कर लिया कि क्वालिटी एजुकेशन पहुंचानी लोग, तो जो मेरे साथ खुद और बाकी जो जरूरतमंद है उनके साथ में लोग जो है, वो मार्केट जो है खराब काम कर रहा है, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी खाली देख के पैसे अपने भर रहे हैं जेब में, तो हमें ये दृढ़ निश्चय किया है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। सूनर और लेटर वी विल अगर हम परसिवियर करेंगे तो पहुंचेंगे। देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं, अपना काम तो करना है यार, ठीक। तो ये चीज़ है, वी कैन नेवर ऑब्टेन। अगला जो है दलाई लामा जी का एक कोट है। अब देखो, दलाई लामा के सारे कोट मत पढ़ने लगना। वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अनटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन अवर सेल्फ। इसी टाइप का बुद्धा जी का भी है कि आप पूरी दुनिया को तो जी सकते हो अगर आप, लेकिन आप अपने मन को नहीं जी सकते। वैसी वाली चीज़ है यहाँ पर, कि यहाँ पर दलाई लामा बोल रहे हैं कि आप अपने ऑब्टेन, तो मतलब पीस जो है आप आउटर वर्ल्ड में तो ऑब्टेन कर सकते हो, या फिर नहीं कर पाओगे कभी भी अगर आप अपने मन में पीस ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास, आज आपके पास गाड़ी आई, ठीक, आपने जो है साइकिल ली, सबसे पहले साइकिल ली तो आपने कहा नहीं यार मोटरसाइकिल, तो उन्होंने कहा अच्छा जी मोटरसाइकिल ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपने कहा, दिमाग में आपके फिर से कुलबली चालू हो गई, फिर आपने कहा नहीं यार कार चाहिए, ठीक, नैनो कार ले आए। मैंने कहा नहीं यार वो जो है बड़ी एसयूवी चाहिए, नहीं है। फिर भी आपके मन का पीस अभी खत्म नहीं हुआ, और नहीं यार एसयूवी हटाओ, एक काम करते हैं यार, पूरा जो है बड़ा वाला कुछ वो जोंगा ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्लेन ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करोगे, सीधे ऊपर ही जाना है उसके बाद, ठीक है ना। तो ये सब है कि आपको अगर पीस आपके मन में नहीं है, कंटेंटमेंट, यहाँ पे एक शब्द जो है कोर्स का है कि कंटेंटमेंट नहीं है आपके अंदर, तो आप कभी भी पीसफुल नहीं हो सकते। भाई अलेक्जेंडर था, आधी दुनिया जीत ली, फिर भी पीस में नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई दिमाग में जो है उसके पीस है ही नहीं, उसको ये है कि और आगे चलना है, सब करना है। तो ये इसको करो और एग्जाम्पल दो, अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जो मैं जो कह रहा हूँ आपसे, जीएस पेपर 1 2 3 का उपयोग करो यहाँ पे एग्जाम्पल तैयार करने के लिए और उसको एथिकल फॉर्मेट में लिखने के लिए, ठीक। अगला जो 3 का सी जो पार्ट है वो है लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, ठीक। परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक दूसरे की जरूरत है और जितनी जल्दी हम इसे सीख लें या हम सब के लिए अच्छा ही, उतना ही अच्छा है, ठीक। तो एक तरीके से जैसे एक कोट होता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक, सामाजिक जो है जानवर है, मतलब हम लोग को एक दूसरे को जरूरत पड़ती है, ठीक। इसको समझाना है, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि भाई साहब जो है वैक्सीन जो है सैनिटाइजर, कई लोग जो है बहुत उन्होंने महंगा बेचा, 10 रुपये का सैनिटाइजर जो है 500 रुपये में बिका, ठीक। फिर वो परचून वाला जो बेच रहा था ये, उसको जो है खुद जो है दवा मतलब जरूरत पड़ी, तो जो डॉक्टर उससे खरीद के ले गया था सैनिटाइजर 5,000 रुपये में, उसने जो, अगर उसकी फीस थी 100 रुपये, तो वो कहेगा कि एक काम करो बेटा 10,000 रुपये दे दो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तो देख रहे हो यहाँ पे हमारी इंटरडिपेंडेंस है, हम नहीं बच सकते यार। हम अगर ये सोच लें कि हम सारे ही काम खुद से कर लें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, जो भी कर लूँ, अगर मुझे 100 में से वो 2 लोग जो अपना ये चैनल समझ के उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। हमें जरूरत पड़ेगी और आपको भी मेरी जरूरत पड़ेगी जब लगेगा कि हाँ यार वाकई में ये बंदा करता था, जो वाकई में पर्सनल गाइडेंस जो ओरिजिनली देता था, हम तो पैसा देके फंस गए बाकी जगह। तो ये इंटरडिपेंडेंस रहेगी। इसको एग्जाम्पल से और जोड़ सकते हो आप, जैसे ये वाला मैंने रियल एग्जाम्पल दिया अभी कोरोना काल में, आप और जगह और देख लो।
भाई अगर जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ क्रिएटिव एग्जांपल दो कि सचिन तेंदुलकर ने मान लीजिए हजारों रन बनाए, तो उसने कई सारे रन जो बनाए उसके लिए दूसरे वाले ने भी तो दौड़ा होगा ना यार, कि चौके छक्के से ही उसने सारे रन बना लिए, तो उसके रन के लिए दूसरे वाले ने भी रन किया है, भले ही उसके में नहीं काउंट हुए, सचिन में काउंट हुए, लेकिन हुए तो जोड़ा तो ना, तो इंटरडिपेंडेंस तो वहां पे भी है। तो इट्स अ टोटल गेम ऑफ टीम, ठीक है ना, सोशल एनिमल है हम लोग। तो इस तरीके के एग्जाम्पल दोगे, भर भर के नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पार्ट ए, एटीट्यूड। अब देखो ये एटीट्यूड जो है टॉपिक है हमारा सिलेबस में, उस वहाँ से है। एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। ये एक तरीके का घटक है हमारा, जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति जो है एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है, इनपुट काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिव्यक्ति का विकास कैसे करें, ठीक, जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। तो एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड वैसे भी हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से, तो वही हमारा जो है ह्यूमन बीइंग को डेवलप करता है। जैसे कहते हैं ना कि अरे यार ये तो बड़ा उसमें रहा है, ये तो ऐसी जगह रहा है, तो ये इसका ये ऐसा एटीट्यूड हो गया है, वही वाली चीज़ है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट, तो हम लोग कहते नहीं है कि बात करते हैं यार तुम एक काम करो, जब तुम सिविल सर्विसेज तैयारी करने जाओ तो ऐसे तैयारी करो कि तुम सिविल सर्वेंट बन चुके हो, तो तुम उस हिसाब से सोचना स्टार्ट करो, तुम उस तरीके से अपने आप को बिहेव करो, जो तुम्हारे पास निगेटिव लोग हैं उनको हटाओ, ठीक। तो आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो कि बहुत ज़्यादा, हाँ भाई एटीट्यूड तो है ही है जरूरी। एटीट्यूड ऐसी चीज़ होती है जब हमारा जो इतने भी एक्शन बिहेवियर होते हैं वो एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। तो हम अगर वैसा बनाएं, हम वैसा सोचें, तो पब्लिक सर्वेंट अच्छा बन सकता है हमारा, कि हम डिसिप्लिन रहें, ट्रस्टवर्दी रहें, हम जो लोग से क्वेश्चन पूछना और को लोगों की हेल्प भी करना स्टार्ट करें, कंपैशनेट हो, नॉन पार्टीजन हो, ये सारी चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक। अब इसमें देखो एग्जाम्पल अच्छे अच्छे अलग अलग रखना, वैल्यूज दोबारा तिबारा चौबारा यूज करनी पड़े, सेम चीज लिखनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम्पल अलग लिखना, ठीक। अब देखो क्रिटिकली एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पे एक आ गया डायरेक्टिव वर्ड, इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, ठीक है ना, जो अंतरात्मा या फिर विवेकाधार जो तुम्हारा होता है, अगर वो उसमें क्राइसिस आ जाए, तो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि आपका भावनात्मक बुद्धि बोलते हैं, हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट, सेम मतलब कंसाइंस को ओवरकम कर सकता है विदाउट कंप्राइजिंग द एथिकल और मोरल स्टैंड, ठीक है ना। जैसे जैसे कहीं होता है कि भाई हम हमारी फैमिली कोई बीमार पड़ गया, ठीक, बीमार पड़ गया और हमें अब दवाई चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो कह रहा है कि हमारा विवेक आधार जो है, जो हमारी अंतरात्मा बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल हमें नहीं समझ में आ रहा है। अब मेरा मन कर रहा है बस मैं जाऊं और जो है दवाइयाँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं दवाई जाके जो है चुरा लूँ, या फिर जो है डॉक्टर को घर पे बुला लाऊं, उसको मारपीट किसी तरह, अगर मना करे तो उसको मारूं और घर वाले को जो है बचाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लीजिए विवेकधार आपका जो अंतरात्मा, वो तो चलिए क्राइसिस में आ गई, लेकिन फिर भी क्या इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि आपका अपने इमोशंस, आपके जो है जहाँ पे आप काम करो उन सबके इमोशंस, दोनों का आपको ज्ञान हो, और फिर उनका उपयोग इस तरीके से करो कि जो आपका एम है, जैसे यहाँ पे अपने परिवार वाले को अच्छी हेल्थ सर्विसेज दिलाना, तो उस जो एम है उन सब का उपयोग करते हुए हम उस टारगेट को पूरा कर सके। तो क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो आप इसमें जो है प्रोज एंड कॉन्स दे सकते हो, बट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन डू दिस, ठीक। तो कंसाइंस को जो है ऐसा नहीं कि कंसाइंस किसी के अंदर नहीं है तो क्या कभी आता ही नहीं है क्या, ठीक, बिल्कुल आ सकता है। अगर मान लीजिए किसी पर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो भी आ सकता है, लेकिन तो एक भी चीज़ आपके पास है दोनों में से, तो आप उसको जो है बढ़ा सकते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है ये है आपका रिफ्यूजी। अब देखो ये वाला जो लाइन है, अगर आप लोगों ने रिफ्यूजी कन्वेंशन पढ़ा है, रोहिंग्या के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था अपना रिफ्यूजी कन्वेंशन, उसमें ये बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलोमेंट, वही स्टेटमेंट है पूरा यहाँ पे दे दिया है, ठीक। क्या है स्टेटमेंट कि ये कहता है कि मान लीजिए रिफ्यूजी शुड नॉट बी टर्न बैक टू द कंट्री वेयर दे वुड फेस प्रोसिक्यूशन और ह्यूमन राइट वॉलेशन। शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़े। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये पूरी लाइन जो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलोमेंट का बताता है। जैसे मान लीजिए रोहिंग्या है, रोहिंग्या को म्यांमार में मारा काटा जा रहा है, और इंडिया में कोई रहेंगे या फिर बांग्लादेश में, तो उसको उठा के वापस क्यों भेज रहे हो यार, जब पता है कि उसका ह्यूमन राइट वॉलेशन हो गया, फिर उसको मार दिया जाएगा। तो एग्जामिन करो इस स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू एथिकल डायमेंशन, कि क्या सही है कि क्या गलत है ये बताओ। और बीइंग वॉलेटेड बाय द नेशन क्लेमिंग टू बी डेमोक्रेटिक विद ओपन सोसाइटी, मतलब ये ऐसा एथिकल डायमेंशन आपको सोचना है कि कोई नेशन
जो है डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी समझ रहा है अपना, बता रहा है अपने आप, और रोहिंग्यास को जो है वापस म्यांमार में भेजा दे, ये जानते हुए कि उनको वहाँ मार दिया जाएगा। तो ये आपको बताना है कि क्या एथिकल डायमेंशन है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को खा ले रहे हैं, या इतना मतलब हमारे रिसोर्सेज जो लोग ऑलरेडी उनके पास नहीं देने के लिए हम इनको कैसे कैटर कर लें, हम इनको कैसे रखें, और टेररिज्म का भी खतरा है, वो सब चलो बात की बात है। लेकिन ये कृत्य मतलब आपका एथिकल, आपको पता है ना एथिक्स है क्या? एथिक्स जो है एक तरीके का लॉ है, एक तरीके की बड़ी चीज़ है कि ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो चीज़ हम अपने एक्शंस में जब उतार लेते हैं तो उन एक्शंस के बेसिस पे हम बताते हैं भाई साहब कि हाँ ये गलत किया तुमने या सही किया। तो किसी को जो है मरने के लिए भेज देना, ये चीज़ अपने आप में ही गलत है। समझ में आ रही बात? और जब आप खुद एक डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी होते हुए आप ये क्लेम करते हो, फिर उसके बाद ऐसा काम कर रहे हो, तब तो और गलत है भाई। ठीक है ना? ओपन सोसाइटी फिर हुए कहाँ आप? तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं है कि इंडिया की बुराई करने लगना है इसमें, लेकिन क्योंकि इसमें जो है एग्जाम में ऐसे बोला हुआ, लेकिन फिर भी आपको ऐसे इसको करके कि कोई अगर ऐसा कह रहा, कोई ऐसे करके लिखना है, कोई अगर डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी अगर आपने वो कह रहा है तो वो जो है ओपन सोसाइटी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। एथिकली ये बिल्कुल गलत है। लॉ भी इसके लिए जो है ऑनलाइन मतलब वर्ल्ड लेवल पे दे रखा है। लॉ का इन सब का जो है ज़रूर उपयोग करो। ठीक है ना? ये मत सोचो कि जीएस पेपर 2 खत्म हो गया तो सब कुछ भूल गया उसका। उसका उपयोग यहाँ पे जरूर करो। यहाँ लिखो कि रिफ्यूजी कन्वेंशन भी है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला भी यूएन के भी वो सब ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो ये उसका भी उपयोग करते हुए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ध्यान रखना पेपर बहुत लंबा होने वाला है, सिर्फ प्रायोरिटाइज करो मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस में 100 150 वर्ड दे रखा है, तो ये नहीं कि 200 लिख के आ गया, 150 भी नहीं लिखना है, 100 100 120 लिखने हैं वर्ड। ठीक, समझ में आई बात? ताकि आप जो जरूरत की चीज़ है वही लिखो, नहीं तो फिर तो लिखने का तो कोई एंड ही नहीं है ना? शुड इम्पार्शियल और बीइंग नॉन पार्टीजन बी कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज टू मेक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। अगर मान लो किसी सिविल सर्वेंट के अंदर नॉन पार्टीजन यानी कि वो किसी पार्टी को जो है वो नहीं फेवर नहीं करता है, या फिर इम्पार्शियल है, निष्पक्षता उसके अंदर, ये वैल्यूज दो हैं, तो क्या वो इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा? क्वालिटीज यही दो हैं सिर्फ, ऐसी क्वालिटीज जो सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट को बना देंगी। अगर मान लीजिए ये दोनों होने के बावजूद भी अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, करप्ट है, तो ठीक है ना? अगर मान लो किसी पार्टी को नहीं देता है, वो जो है फेवर नहीं करता है, इम्पार्शियल है, सबको एक समानता से देखता है, तो क्या इससे हो जाएगा? मान लीजिए कोई गरीब आया उसके सामने, ठीक, और कोई जो है बहुत अमीर आ गया, तो उसने कहा ऐसा है कि हम तो भैया इम्पार्शियल हैं, हम एक काम करेंगे, जैसे अगर मेरे पास जो है जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं जो देनी है हमें पब्लिक सर्वेंट की तरीके से, हम अमीर को भी उतना ही देंगे जितना गरीब को देंगे, बल्कि ज़रूरत गरीब को ज़्यादा है। तो ये क्या ये सिविल सर्वेंट का सक्सेसफुल होने का प्रमाण है क्या? बिल्कुल नहीं। डिस्कस विद इलस्ट्रेशन एज आई हैव टोल्ड यू, यू शुड कीप नंबर ऑफ एग्जांपल्स। और जब जिस तरह ऐसा एनालिटिकल माइंडसेट करो कि आपके दिमाग में तुरंत ऐसे एग्जांपल्स आने भी चाहिए। ठीक, इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और बी देखेंगे इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन 6 का ए जो है वो ये कहता है कि एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म। पहले मैं आपको सोशल ऑडिट समझाया तो मान लीजिए जैसे मनरेगा के सेक्शन 10 में शायद सोशल ऑडिट का जिक्र है, जिसमें कि ये होता है कि कोई मान लीजिए कोई काम होना है मनरेगा के अंतर्गत, तो उसके लिए काम हुआ तो उसकी पॉलिसी बनाना, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और पॉलिसी को इवेल्युएट करना। तो जब इवेल्युएट हो रहा है तो जो सोसाइटी, जो भी लाभार्थी, जो भी बेनिफिशियरी थे उस वाली स्कीम या फिर प्रोजेक्ट के लिए, उनको भी इन्वॉल्व करो और देखो कि ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ बनाई गई उससे इनको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, या फिर जितना बताया गया था सामान लगेगा, इनपुट लगेंगे, उतना लगे कि नहीं लगे। तो अगर वो सारी चीज़ें हुई हैं, सोसाइटी भी ये कहती है, जो लाभार्थी तो वो भी कहते हैं हाँ हुआ है, तो जो है ये ज़्यादा अच्छा आउटकम माना जाएगा, ना कि आउटपुट। ठीक है ना? जैसे कि एक हॉस्पिटल आप ऐसे ही के बना दो जहाँ पे 20 बेड की जरूरत है, आप 100 बेड बना दो, तो ये आउटपुट तो हो सकता है लेकिन आउटकम अच्छा नहीं है। आउटकम तभी अच्छा होगा जहाँ पे जरूरत 100 की और 100 ही बेड बना के दें। ठीक, और सोशल ऑडिट में ये आ जाए, मतलब कि अपने पब्लिक सर्वेंट और सोसाइटी दोनों लोग मिल के उसका ऑडिट करें, मूल्यांकन करें और फिर निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है काम कि नहीं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, सोशल ऑडिट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए, एब्सोल्यूट मस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक सर्विस। जुडिशरी को जोड़ दिया है इसमें यहाँ पर, क्योंकि जुडिशरी को इधर देखा गया है कि जुडिशरी कई सारे ऐसे जो है अपना, क्योंकि जुडिशरी को खाली ऑर्डर देना होता है, जजमेंट देना होता है, वो जो कि एक लॉ की जो है प्रकार का ही होता है, लेकिन उसकी जुडिशरी की खुद की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
कि उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या नहीं बना। तो हम जो जुडिशरी जो भी जजमेंट दे तो सोसाइटी उसका ऑडिट भी करे कि भैया क्या चीज़ें या उनके प्रकार से उनके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पब्लिक सर्वेंट में, सर्विसेज में भी, जुडिशरी में भी हमें ज़रूरत है कि हम सोशल ऑडिट मैकेनिज्म को डालें, जिससे कि परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, देख रहे हो, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट का पता चल सके। ठीक, तो इसमें एलोबरेट किया गया, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जुडिशरी के, 2-3 आप जो है वो उठा सकते हो, निकाल सकते हो जजमेंट। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आप देखो निगेटिव वाला भी दे सकते हो, जैसे कि जुडिशरी में एक महाराष्ट्र की एक महिला जज थी जिन्होंने ये कहा कि किसी बच्चे के साथ में, लड़की के साथ में, बच्ची जो है उसके साथ में अगर मान लीजिए कपड़े के ऊपर से कोई उसके साथ बदतमीजी करता तो वो बदतमीजी नहीं मानी जाएगी। तो ये क्या किस बेवकूफ़ी वाला जो है ये जजमेंट था। ठीक, तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, उन्होंने कुछ भी बोल दिया। ठीक, और उसका एथिकल कंडक्ट भी इसमें, यार ये कैसे आप कह सकते हो कि कोई कहीं पे भी छू रहा है लेकिन उसने कपड़े पहन रखे हैं तो उसको क्या बदतमीजी नहीं मानी जाएगी। तो ये एक निगेटिव आप जो है इसको लेकर जुडिशरी का दे सकते हो कि भाई उन्होंने खाली जजमेंट दे दिया, इससे नहीं, सोशल ऑडिट भी होना चाहिए उस चीज़ का। ठीक, और भी इसके जुडिशरी के आप जो है जजमेंट ले सकते हो कि मान लीजिए जैसे जुडिशरी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाओ। ठीक, तो अब सोशल ऑडिट होना तो कैसे होगा, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो जाएं और जाके, और सोसाइटी भी जाएं, दोनों लोग मिलकर उसका मूल्यांकन करें और फिर जो है बताएं कि भाई साहब ये ठीक है कि नहीं ठीक है। बच्चे लगवाना ही नहीं चाहते, फिर क्या करोगे, अभी जब टेस्ट ही इतने ज़्यादा नहीं हुए तो कैसे कर लोगे। तो या फिर हो गए, अप्रूवल हो गया है तो कितना सक्सेसफुल है। तो ये सारी चीज़ें सोशल ऑडिट का आपको, जब देखो जीएस पेपर 2 का है टॉपिक ये, ठीक, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें लिख पाओगे। ठीक, तो आप इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जुडिशरी के कुछ ले लो, फिर उसको परफॉर्मेंस के तौर पे, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट के तौर पे 3 पार्ट में लिख सकते थे आप। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि इंटीग्रिटी इज ए वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई विद सूटेबल एग्जांपल। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा है। देखिए ऐसा होता है कि आप ऐसा नहीं कि आप खुद ट्रस्टवर्दी हैं और आपके सामने कोई चोरी कर रहा तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कहेंगे मैं तो जो है ऑनेस्ट बनता हूँ, तो वो आप उसको रोकोगे भी, तब आपकी सत्यनिष्ठा है। आपके मन में जो चलता है, आप जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, वो तीनों भी इंटीग्रिटी होनी चाहिए उन तीनों में। ठीक है ना। गांधी जी बहुत ज़्यादा इसके जो है पक्ष में रहते थे, ये इस तरीके की वैल्यू के, और ये ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो अलग अलग, गांधी जी का दे सकते हो, जो कहते थे, उन्होंने एक बार ये कह दिया कि भाई साहब कोई, मतलब वो खड़े थे, उनके सामने एक बहुत ही गरीब आया बंदा और उसने कहा कि देखो ऐसा है कि आप लोग तो इतना सूट वूट पहने रहते हो और हम तो इतने जो है गरीब है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो गांधी जी ने उस दिन ये कह दिया कि ऐसा है कि अब मेरे शरीर को ढकने के लिए जितने जो है पर्याप्त वस्त्र होंगे मैं उससे ज़्यादा नहीं पहनूंगा। और यकीन मानो गांधी जी ने पूरी मतलब दा उम्र जो है, जब तक उनको जो है, जब तक उनकी जान रही, उन्होंने सिर्फ उतने ही कपड़े पहने जितने उनके जो शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक कि जब वो यूनाइटेड किंगडम गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो भाई साहब इतनी ठंड थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी बंदे ने जो है सिर्फ एक वही अपना जो वस्त्र वो पहनते तो उतना ही पहन के ही गए। और ये नहीं कि वो अपना जैसे जैकेट वैकेट सूट वूट डाल के, बल्कि भैया यूके से ही पढ़ वढ़ के वो बरिस्टर होके आए थे। तो ये होती है सत्यनिष्ठा। ठीक है ना। तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड वाली बात है। ठीक, तो ये सेक्शन ए हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सेक्शन बी पे हम लोग आ गए। इसमें देखिए केस स्टडी है। केस स्टडी के लिए मैं आप लोग को एक चीज़ ये कहूँगा कि मैं अगर चाहूँ तो अभी पूरा पढ़ने लग जाऊँ, आधा घंटा और लगेगा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक, उनको आपको समझना, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, आप रीडिंग कंप्रिहेंशन जरूर करो, उससे आपको जो है एक हैबिट बैठेगी इतने लंबे लंबे जो है ये केस स्टडी पढ़ने के लिए, आपको पता चलेगा। और जो है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे सीधे मैं आपको जो केस स्टडी है वो एक बार पढ़ के, चलो पढ़ देता हूँ, पूरा टाइम लगेगा कोई बात नहीं। और जो क्वेश्चन उसमें, जैसे कि ज़्यादातर जो है कुछ क्या क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए आप बताइए कि आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, उन विकल्पों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और फिर बताइए कौन सा विकल्प आप चुनेंगे। ठीक, तो ये प्रकार है केस स्टडी में, इस तरीके से पूछता है। तो आप रीडिंग कंप्रिहेंशन करो, केस स्टडीज़ पढ़ो, फिर उसको सोचो और वहीं आंसर लिखो, जो कि एक आईएएस के तरीके से, जो आपके पास प्रैक्टिकल, रीजनेबल, रैशनल जो हो सकता है उसको, ना कि बहुत ज़्यादा एथिकल बनोगे, बहुत ज़्यादा कि हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सब कुछ मैं तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हूँ, तब तो ख़त्म हो जाएगा मामला। ट्रस्टवर्दी भी रहना है लेकिन लॉजिकल भी रहना है। ठीक, तो चलिए पहली केस स्टडी देख लेते हैं। सुनील इज़ अ यंग सिविल सर्वेंट एंड हैज़ ए रेपुटेशन फॉर हिज कॉम्पिटेंस, मतलब काम वाम करने में आगे इच्छुक रहता है, लर्न करता रहता है। इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, रिलेंटलेस परसूट ऑफ डिफिकल्ट एंड ऑनरस जॉब। ठीक,
Considering his profile, he was picked up by his bosses to handle a very challenging and sensitive assignment. He was posted in a tribal dominated district notorious for illegal sand mining, excavating sand from river belt and transporting through trucks and selling them in black market was rampant. ठीक, तो ये इलीगल काम हो रहा है सैंड माइनिंग का। इलीगल सैंड माइनिंग माफिया वॉज, अब देखो इसके पहले यहाँ पे वैल्यूज इन्होंने बता दी थी। द इलीगल सैंड माइनिंग माफिया, अब आ गया इसके सामने विलन, वॉज ऑपरेटिंग विद द सपोर्ट ऑफ लोकल फंक्शनरीज एंड ट्राइबल मसलमैन हु इन टर्न वर bribing selected poor tribals and had kept the tribals under fear and intimidation। तो मतलब जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे बड़े बड़े लोग भी हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जिनके बीच में वो रहेगा वो लोग भी इनके दबाव में हैं। ठीक, सुनील बीइंग अ शार्प एंड एनर्जेटिक ऑफिसर इमीडिएटली ग्रास्प द ग्राउंड रियलिटीज, ये चीज समझ गया। एंड द मोडस ऑपरेंडी फॉलोड बाय द माफिया थ्रू देयर devious and dubious mechanism. On making inquiries, he gathered that some of their own office employees are in hand in glove with them and मतलब उनके खुद के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक, विद देम एंड हैव डेवलप्ड क्लोज अनहोली नेक्सस बना लिया भाई साहब कि मतलब ये कौन सा जो है आपका करप्शन हुआ, ये फोर्सफुल करप्शन नहीं है, ये जो है प्यार मोहब्बत से करप्शन चल रहा है यहाँ पर, ये वाली चीज है। ठीक, सुनील इनिशिएटेड स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम एंड स्टार्टेड कंडक्टिंग रेड्स ऑन देयर इलीगल ऑपरेशंस ऑफ अगेंस्ट, मतलब अब देखो पहले तो इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे ले लिया सुनील ने। ठीक, और इलीगल ऑपरेशंस ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रक्स को जो है जो सैंड से भरी हुई थी वहां पे रेड मारना भी चालू कर दिया। द माफिया गॉट रैटल्ड, देखो कितनी मतलब मजेदार मामला हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो माफिया गॉट रैटल्ड एज नॉट एज मैनी ऑफिसर्स इन द पास्ट हैव टेकन सच स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अगेंस्ट द माफिया। सब कुछ जैसे चलता ना कि हाँ सब कुछ चल रहे, सबको खरीद ले रहे थे, अब लेकिन ये तो यार मतलब ये कौन आ गया भाई साहब। तो सम ऑफ देम ऑफिस एम्प्लॉयज who were allegedly close to mafia informed them that the officer is determined to clean up the mafia illegal sand mining operation in that district and may cause them irreparable damage। अब देखो ऐसा है, जब इस टाइप का आप पढ़ रहे हो ना तो आपके दिमाग में फिल्में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो आ भी जाए तो उनका असर जो है आंसर में नहीं दिखना चाहिए कि जो है सनी देओल की तरह जो है कात्या को पीट डालेंगे और जो है उसको जो है बॉडी से जो है डरा देंगे और जो है चाहे कुछ भी हो जाए उसको जो है एक साथ मारेंगे, साथ साथ मारेंगे वाली चीज़ें दिमाग में आए ना तब भी जो है वहीं पे छोड़ देना, आंसर में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक, द माफिया टर्न्ड हॉस्टाइल एंड लॉन्च्ड काउंटर ऑफेंसिव। द ट्राइबल मसलमैन and mafia started threatening him with dire consequences. His family, wife and old mother were stalked। अब देख रहे हो उसकी फैमिली के ऊपर जा रहा है, पहले डरा रहे धमका रहे हैं, फिर उसकी फैमिली जो है वाइफ एंड ओल्ड मदर वर स्टॉक, उनकी जो पीछा कर रहे हैं, एंड वर अंडर वर्चुअल सर्विलांस and thus causing mental torture, agony and stress to all of them. The matter assumed serious proportions when a Muslim came to his office and threatened him to stop raid। अब उसके ऑफिस पहुंच के उसको वो कर रहे हैं। ठीक, शूल पिक्चर देखी वैसा उसको कुछ याद आ सकता है। His fate will not be different than some of his predecessors। 10 years back one officer was killed। अब देखो कोई ऑफिसर को मार दिया गया था तो उसका जो है एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर उसको जो है धमका भी रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 3 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग टू दिस सिचुएशन। अब ऑप्शन अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बिल्कुल ही एथिकली रॉन्ग है वो भी आप यहाँ पे लिखो, नहीं जरूरत है। नहीं, जो अब ये नहीं लिख दो कि हम उसका जो है जो माफिया उसका तुरंत पाँव पकड़ लेंगे, रोने लगेंगे, उठक पटक करने लगेंगे, ये नहीं लिखना है। आपको ऑप्शन ऐसे लिखने हैं कि हाँ मैं एक काम करूँगा कुछ अपनी, या तो मैं अपनी फैमिलीज को जो है कुछ टाइम के लिए जो है शिफ्ट कर दूंगा और जो है मैं जो भी कार्रवाई जैसे चल रही थी वैसे ही चलने दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने फैमिली को शिफ्ट करके जो है हायर अथॉरिटीज़ से जो है कुछ पुलिस फोर्स मंगवाऊंगा या फिर कुछ उनसे जो है प्रोटेक्शन मांगूंगा और उसके बाद जो है इस चीज़ को मीडिया में भी जो है ऊपर लेवल पे जाके और मीडिया से भी पूरे उसमें फैलाऊंगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा काम चल रहा है। ठीक, तो ऐसे 2-3 जो लॉजिकल हों वो वाले डालो, फिर क्रिटिकली एवेल्युएट करना आपको हर ऑप्शन का कि भाई साहब कि अगर हम भाग जाते हैं, भाग जाने वाला तो रखो ही ना, एक ऑप्शन भले ही लिख दो लेकिन ये है कि उसको सबसे पहले ही निगेट कर देना। ठीक, दूसरा ऑप्शन कि हम अपनी फैमिली को सेव करें और फिर जो है कार्य चलते रहें, लेकिन उसमें क्या है कि भाई साहब
हमारे ऊपर जो है खतरा तो फिर भी मंडरा ही रहा है ना, पीछे किल्ड विल्ड भी कर दिया तो हो सकता है किल्ड भी कर दे, लोग ये कहेंगे कि पागल था। तो उसकी जगह आपको सोचना है, अपने आप को सेव भी करना है और जो सही है वो भी करना है। तो आप जो है मीडिया में कुछ चीज़ें जो है अपना बल की डिमांड करो, मीडिया से बात करो, ठीक है, वहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनको अपने लिए फेवर में रखो। इलीगल जो सैंड माफिया हैं तो उसमें और जगह क्या क्या हुआ था तो उसको पढ़ो, लॉजिकली उसका देखो कैसे प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया। ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में लिखने के बाद उनको क्रिटिकली एवेल्युएट कर लो कि भैया क्या इसमें मेरिट है, क्या डीमेरिट है, और कौन सा चूज करोगे भाई वहीं चूज करोगे जो आपको पहले से पता होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो आपके हिसाब से वही करो। देखो केस स्टडी में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, बस आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर ले जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, और इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये बताएंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी ये वाली वैल्यू दिखेगी, वैसा करूंगा तो मेरी वो वाली वैल्यू दिखेगी। तो वैसा मतलब ऐसा नहीं, आप सिंपल लॉजिकल वे में जो आप प्रैक्टिकली करते हैं वहाँ पर वो चीज़ आज लिख के, और मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा घुसेड़ने की कोशिश करोगे ना कि सिलेबस में जो टर्म्स लिखे हैं लाओ वहीं घुसेड़ दूँ यहाँ पर, तो फिर दिक्कत है। ठीक, तो चलिए अगला जो हमारा केस स्टडी है वो है 8वीं। यू आर वाइस प्रिंसिपल ऑफ ए डिग्री कॉलेज इन वन ऑफ द मिडिल क्लास टाउन। वाइस प्रिंसिपल बना दिया भाई आपको तुरंत। ठीक, प्रिंसिपल हैज रिसेंटली रिटायर्ड एंड प्रिंसिपल रिटायर हो गया है, आप वाइस प्रिंसिपल थे। मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर हिज रिप्लेसमेंट। देयर आर ऑल्सो फीलर्स दैट मैनेजमेंट में promote you as principal. In the meantime, during annual examination, the flying squad which came from the university caught two students red-handed involving in unfair means cheating कर रहे होंगे. A senior lecturer of the college was personally helping these students in this act. अब senior lecturer भी एक जो है यहाँ पर जो है पर्सनली हेल्प कर रहा था। दिस सीनियर लेक्चरर ऑल्सो हैपन टू बी द क्लोज टू द मैनेजमेंट। अब देखो आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको तो लुभा रहा है वहाँ पर। ठीक, लुभा रहा है कि भाई साहब आपका प्रमोशन हो सकता है, प्रिंसिपल निकल चुका है और पूरे चांसेस हैं, लेकिन एक चीटिंग में कोई पकड़ा गया, एक सीनियर लेक्चरर उसको पढ़ा मतलब हेल्प कर रहा था, और सीनियर लेक्चरर जो है मैनेजमेंट जो कि आपको प्रमोट करने वाला है वो बहुत उसके क्लोज है सीनियर लेक्चरर के। तो अब यहाँ पे देखो आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है, आपको चाह रहा है कि आप जो है वो हो जाओ, आप ल्योर हो जाओ। ठीक, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज सन ऑफ द लोकल पॉलिटिशियन। अब लो जो सन है उसका वो भी लोकल पॉलिटिशियन का हो गया। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल इन गेटिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू द प्रेजेंट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। अब मतलब पूरी ऐसी सिचुएशन आपके सामने ऐसी बना देगा कि आपको समझ ही ना आए कि भाई साहब हम करें तो करें क्या। ठीक, तो द सेकंड स्टूडेंट वाज अ सन ऑफ लोकल बिजनेसमैन वो एट। अब ले पूरी मतलब इन्होंने कहानी ऐसे बता दी है कि भाई या तो तेरा प्रमोशन एक तरफ और या फिर तू इनके खिलाफ जा, और हो सकता है प्रमोशन तो छोड़ो, हो सकता है ये तुम्हारे ऊपर जो है कुछ और भी करे। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे जान माल का भी खतरा हो सकता है। तो ये लोकल बिजनेसमैन का है, वो उसने डोनेटेड किए थे मैक्सिमम फंड्स कॉलेज में। यू इमीडिएटली इन्फॉर्म द मैनेजमेंट। अब आपने इन्फॉर्म तो कर दिया मैनेजमेंट को रिगार्डिंग दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। द मैनेजमेंट टोल्ड यू टू रिजॉल्व द इशू विद फ्लाइंग स्क्वाड एट एनी कॉस्ट। ठीक, दे फर्दर, अब कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैसे देने लगोगे। दे फर्दर सेड दैट सच इंसिडेंट विल नॉट ओनली टार्निश द इमेज ऑफ द कॉलेज बट ऑल्सो, ये दे मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है, बट ऑल्सो द पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेज। ठीक, तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप देखो मैनेजमेंट भी आपके खिलाफ हो गया। वो कह रहा भैया फ्लाइंग स्क्वाड को संभाल लो, और अगर इस तरीके का इंसिडेंट बाहर आता है तो हमारा कॉलेज का नाम भी खराब होगा, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन का भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, फंक्शनरी हैं हमारे कॉलेज के, उनका भी जो है नाम का जो है टार्निश हो जाएगा। यू वर ऑल्सो गिवन हिंट दैट योर फर्दर प्रमोशन और टू प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी इन रिजॉल्विंग दिस इशू विद फ्लाइंग स्क्वाड। ठीक, इन द मीन टाइम यू वर इंटीमेटेड बाई योर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दैट सर्टेन मेंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कॉलेज। बहुत बढ़िया, बंटाधार। अब मतलब यह है कि बाहर स्टूडेंट यूनियन के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड द कॉलेज गेट अगेंस्ट द सीनियर लेक्चरर एंड द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन दिस स्टूडेंट। भाई अब जो बाकी स्टूडेंट है वो तो घबराएंगे ना, उनको चीटिंग करने नहीं दी, दूसरे को करा रहे थे, तो वो भी बाहर खड़े हुए। तो अब ये जाएगा कहा बच्चा, तो इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट एंड डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। अब इसमें देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन में पूछे हैं, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। ठीक है ना, पढ़ते समय परेशान नहीं होना, देखो हंसते खेलते बिल्कुल समझो कि हाँ सिचुएशन समझो, कहानी चल रही है बहुत बढ़िया, आपको वही करना है जो सत्य है। ठीक, और उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आदर्शवादी करना है। अब इसमें पूछा एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं, जो भी होना चाहिए। ठीक, यस, जो भी राइट चीज़ें हैं और जो भी रॉन्ग चीज़ें हैं, ठीक, उनको आपको यहाँ पे लिखना है इन्वॉल्व इन द केस। राइट चीज़ें तो भाई साहब ये है
कि ये मतलब जो प्रिंसिपल जो ये है वाइस प्रिंसिपल, ये आपका फंस चुका है एक तरीके से, राइट। तो सिर्फ यही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बाकी सब तो करप्ट है। जो सीनियर लेक्चरर, मैनेजमेंट देख लो, बच्चे दोनों जो है वो भी देख लो, स्टूडेंट भी यहाँ पे ठीक है, यूनियन वाले कि भाई साहब वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं वो, कि जो है इनके खिलाफ एक्शन होना ही होना चाहिए। रॉन्ग ये है कि मैनेजमेंट भी सबको जो है गलत को छुपाने का काम कर रहा है। गलत को गलत कहना भी बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर एथिकल इश्यूज यहीं वाले आएंगे कि आपको जो है जो ये पूरा आपके साथ वाले हैं, वर्क कल्चर बहुत ही करप्ट है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक। आपको जो है दबाया जा रहा है एक तरीके से, आपको ल्योर भी किया जा रहा है, एक तरीके का करप्शन का भी इशू हो रहा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। जो भी आपके मन में आती है वो लिखिए एथिकल इश्यूज़ के हिसाब से। और इसके बाद फिर ये है क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शन अवेलेबल विद यू एज वाइस प्रिंसिपल, व्हाट ऑप्शंस यू अडॉप्ट एंड व्हाई। अब ऑप्शन अवेलेबल क्या है भाई साहब, एक तो ये प्रमोशन ले लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। दूसरा ये है कि भाई साहब किसी तरीके से फ्लाइंग स्क्वाड से कर लो कि फ्लाइंग स्क्वाड ने गलत पकड़ लिया था, वो बच गए हैं, ठीक। और फिर जो है फिर फिर मतलब हर ऑप्शन के फिर आप बताओगे भी ना। तीसरा ये है कि आप ये काम करो, फ्लाइंग स्क्वाड से कहो कि ठीक है आप जो है पूरी जांच इसकी होगी, पूरी जांच करवाओ, और उसमें जैसा जो है जांच के हिसाब से फ्लाइंग स्क्वाड का निकलता वैसे ही करो। प्रमोशन नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये चीज़ है। अभी उसकी जॉब तो नहीं जा रही ना, वाइस प्रिंसिपल तो पे तो बना रहेगा ना, प्रमोशन ही तो खाली रोक रहे हैं। ऐसा तो ना कि वाइस प्रिंसिपल से उसको हटा दिया जाएगा, ठीक। तो अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप, क्योंकि आप बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी आपको जो है मुश्किल है। आप कि मतलब आपको प्रमोशन की वजह से तो मुश्किल हो रही है, आप प्रमोशन छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। खाली अगर काम करना है, अगर वो करना है प्रमोशन, कोई आपके जो है घर में ऐसा तो है नहीं कोई उसके बिना आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो उस तरीके से करो, इसी को अडॉप्ट करोगे आप, और इसी में सबके लिए भलाई भी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए। बाकी आंसर जो है आप इसमें और ज़्यादा रचनात्मक होकर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पे समय की थोड़ी सी वो है, तो इसमें मैं जो मुझे सही लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसको एक्सटेम्पोर अभी पढ़ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अगला जो हमारा 9th केस स्टडी है वो क्या है, 9th नंबर की जो क्वेश्चन के में केस स्टडी है वो है, एन एलिवेटेड कॉरिडोर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन द कैपिटल of a particular state. You have been selected as project manager of this prestigious project on your professional competence and experience. The deadline is to complete the project in 2 years by 30th June 2021. Since the project is to be inaugurated by the Chief Minister before the elections are announced in the second week of July 2021, political pressure. While carrying out the surprise inspection by the inspecting team, a minor crack was noticed in one of the piers of elevated corridor. Possibly due to poor material use, you immediately informed the chief engineer and stopped further work. It was assessed by you that minimum 3 piers of the elevated corridor have to be demolished and reconstructed, but this process will delay the project minimum by 4 to 6 months. But the chief engineer overruled the observation of the inspecting team on the ground that it was a minor crack which will not in any way impact the strength and durability of the bridge. He ordered you to overlook the observation of an inspecting team and continue working with same speed and tempo. He informed you that the minister does not want any delay as he wants the chief minister to inaugurate the elevated corridor before the elections are declared. Also informed you that the contractor is far relative of minister and he wants him to finish the projects. He also gave you hint that your further promotion as additional chief engineer is under consideration with the ministry. However, you strongly felt that the minor crack in the pier of the elevated corridor will adversely affect the health and life of the bridge and therefore it will be very dangerous not to repair the elevated corridor. भाई साहब इसमें भी यही पूछेगा कि ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ठीक। यही आता है इसमें ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, और आपका एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या एथिकल डिलेमास है। भाई गलत हो रहा है दिख रहा है और उसके बाद भी आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, यही एथिकल डिलेमा है कि भाई साहब आप अपने सीनियर को फॉलो करो कि सामने सामने जो है हेल्थ और जो ब्रिज की वजह से हेल्थ लोगों की इफेक्ट हो सकती है, लाइफ इफेक्ट हो सकती है, उसको फॉलो करो, ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि आपका पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट आ गया। पर्सनल इंटरेस्ट है प्रमोशन, पब्लिक इंटरेस्ट है भाई साहब ये जो ब्रिज, तो उसको कैसे करोगे भाई, ठीक। तो ये आप ऑप्शंस यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई साहब आप प्रमोशन ले लो और इसको ऐसे रहने दो। दूसरा ये है कि आप इंस्पेक्शन टीम की जो जांच है उसके लिए और परस्यू करो और उसको कराओ, फिर उसको कहो कि डिले हो रहा है उसके लिए हम और कुछ मशीनरी ला सकते हैं, फिर उसको करा लें, लेकिन इसको हम इग्नोर ना करें। तीसरा ये है कि भाई साहब हम ये करें कि हम अपना जो है इंस्पेक्शन वाली टीम को बोलें कि आप एक बार फिर से इंस्पेक्शन कराओ, मीनवाइल दूसरे जगह पे काम चालू रखो और अपना यहाँ पे अगर ये फिर से ये चीज़ आती है तो फिर उसको रुकवा ही दो,
ठीक, रुकवाई दो मतलब फिर से वाला काम होगा, भले ही मशीनरी ना भी आए लेकिन इतने जो रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से काम करो। ठीक, तो दोबारा एक बार चेक कराना जरूरी है, नहीं तो अब मान लो बाद में साला ये सॉरी बाद में सॉरी सॉरी वेरी मच, बाद में मान लीजिए अगर ये ब्रिज गिर ही गया तो अब तो ज़्यादा बेइज्जती होगी ना चीफ मिनिस्टर की। उससे बढ़िया है कि ये उसको जो है भले डिले हो जाए, भाई चीफ मिनिस्टर तो कहीं और जाके कुछ और ओपनिंग कर देगा, पत्थर ही तो काटना उसे। तो ये चीज़ है भाई, चीफ मिनिस्टर का तो पत्थर ही लगना है ना यार, बाकी काम तो सब करना अच्छा ना हो और उससे ज़्यादा लोग जान चली जाए, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो व्हाट आर द प्रोफेशनल चैलेंजेस लाइकली टू बी फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हिज रिस्पॉन्स टू ओवरकम सच चैलेंजेस। प्रोफेशनल चैलेंजेस वही है भाई साहब, सीनियर की बात नहीं मान रहे, सीनियर को जो कैसे करोगे, जो है उसको परस्यू कैसे करना है, कैसे तुम्हारा जो है लगे, और उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है। आप और हाई अथॉरिटीज बात करो, विसल ब्लोअर मत बन जाना भाई सीधे सीधे, जब वो बिल्कुल ही वो हो जाए तब विसल ब्लोअर बनो। विसल ब्लोअर पहले इंस्टांस में बनना तो मतलब ये सबसे खराब चीज़ है। ठीक है, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशन रेज्ड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम। व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ओवरलुकिंग, भैया ओवरलुकिंग का तो मैंने बताया ना अभी, जो ढह गया ब्रिज तो ठीक, तो ये चीज़ वो तो ज़्यादा गलत हो जाएगा। अगला जो हमारा ये है 10th नंबर के क्वेश्चन में आपका जो केस स्टडी है वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। क्या बात है, कोरोना वायरस डिजीज पेंडेमिक हैज क्विकली स्प्रेड टू वेरियस कंट्रीज एज ऑन 8th of May 2020 in India 56,342 positive cases of corona had been reported. India, with a population of more than 1.35 billion, had difficulty in controlling the transmission of coronavirus among its population. Multiple strategies became necessary to handle this outbreak. The Ministry of Health and Family Welfare of India raised awareness about this outbreak and to take all necessary actions to control the spread of COVID-19. Indian government implemented a 55-day lockdown throughout the country to reduce the transmission of the virus. Schools and colleges had shifted to alternative mode of teaching, learning, evaluation and certification. Online mode became popular during these days. ये पूरा इसने यहाँ पर सिनेरियो समझा दिया कोरोना वायरस का, जो आप लोगों ने सबने देखा। ठीक, इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ए सडन ऑनस्लॉट। अब देखो पैराग्राफ चेंज होता है ना तो आइडिया भी, कोर आइडिया भी चेंज होता है, ये चीज मतलब लिखने का तरीका। तो अब देखो क्या बोलेगा इसमें, इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ए सडन ऑनस्लॉट ऑफ सच ए क्राइसिस ड्यू टू लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, मनी एंड अदर फैसिलिटीज नीडेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन। दिस डिजीज डिड नॉट स्पेयर एनीबडी इन रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन on the one hand and have nots मतलब पुअर और उसको भी on the other. Deficiencies in hospital beds, oxygen cylinders, ambulances, hospital staff and crematorium were the most crucial aspect. अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले उन्होंने बताया कि एक कॉज हुआ पेंडेमिक वाला, उसकी वजह से हमने डिसीजन लिया, लेकिन इस डिसीजन के लिए हम तैयार नहीं थे। ठीक, इस डिसीजन के को हमें लेना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, लेकिन इस डिसीजन के लिए हम तैयार नहीं थे, और ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यू आर अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक जो सरकारी अस्पताल है उसमें, सार्वजनिक अस्पताल में आप जो है एक प्रशासन के अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो। एट द टाइम व्हेन कोरोना वायरस हैड अटैक्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड पेशेंट्स वर पोरिंग इनटू द हॉस्पिटल डे इन डे आउट, खूब सारे आ रहे हैं, अब सब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा यहाँ पर कि क्या चीज़ है, व्हाट आर योर क्राइटेरिया जस्टिफिकेशन फॉर पुटिंग योर क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टाफ टू पेशेंट knowing fully well that it is highly infectious disease and resources and infrastructures are limited. अब आप क्या निकालोगे, जस्टिफिकेशन दोगे कि भाई साहब जो भी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल स्टाफ है कि वो लोग आएँ और पेशेंट्स की देख रेख करें, और ये भली भांति जानते हुए कि भाई साहब काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली डिजीज़ है, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पे लीडरशिप वाली जो वैल्यूज़ हैं, परसुएशन, इन्फ्लुएंस और इन सब का जो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब का यहाँ पर चेक होने वाला है। ठीक, तो क्या क्राइटेरिया आप रखते हो, क्या जस्टिफिकेशन रखते हो उसका, वो आपको जो है वहाँ पे बताना पड़ेगा। कोई डॉक्टर अगर होगा या किसी घर में डॉक्टर होगा तो उसके बड़े मजे आए होंगे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में लिखने के लिए। ठीक, इफ़ योर्स इज ए प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आप देखो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, हालांकि है केस स्टडी का ही। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल, ये तो पब्लिक हॉस्पिटल की बात हो रही थी, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वेदर योर जस्टिफिकेशन एंड डिसीजन वुड रिमेन सेम
एज दैट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पे इसने फांस दिया भाई साहब, गजब गजब। उसने कहा, अब देखो प्राइवेट संस्था और पब्लिक संस्था में दोनों में डिफरेंस होता है। प्राइवेट संस्था जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। वो ये नहीं देखती कि हमें मेरिट पे जाना है काम, हमें ये नहीं देखना है कि गरीबों को पहले देखना है, हमें तो ये देखना है भाई जो फीस भरेगा हम उसे याद करेंगे, और ये हुआ भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल आएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपना, हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। हम भले ही कंपैशनेट हो जाएं, हम भले ही वो हो जाएं, लेकिन हमें अपना जो हमने ऊपर लिखा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा, हाँ हम, क्योंकि हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम क्या करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो हम उसमें चूज करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई साहब 5 लाख तक का आप लोग को पहले ही सिक्योरिटी मनी जमा करना। ये हुआ है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल ने किया, आप सबको पता होगा यार। उन्होंने पहले ही 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए जमा करा लिए, उसके बाद एंट्री दी कोरोना वायरस के जो भी पेशेंट थे, और फिर उनकी देखभाल करी, ठीक। और जो है अपने जो भी स्टाफ था उसको बताया कि भाई साहब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा या जो भी है, इस तरीके से आप कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन पब्लिक वाले में आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप हाँ ये जरूर कर सकते हो कि ये टाइम है हमें जो है लोगों की सेवा करनी है, हमने क्यों ज्वाइन की थी, जो है हम ये जॉब नहीं है बल्कि एक सर्विस करते हैं। हमारे पास जो है जरूर हमें गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पे तुम वो चीज़ लिखोगे कि भाई साहब गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 50 लाख तक का जो है इंश्योरेंस भी मिलेगा, याद है? तो वो सारी चीज़ें भी लिखो, क्योंकि गवर्नमेंट ने करी है, गवर्नमेंट ने बताया है, तो आप उसको लिख भी सकते हो कि इंश्योरेंस आपके पास है, आपकी फैमिली सिक्योर है, आपके वो भी सिक्योर है, हम सारे प्रिकॉशन रखेंगे, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हमें मिलेंगी, हमें प्रोटेक्ट करने वाली, हमें वैक्सीनेशन भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखकर फिर लिखोगे। पब्लिक के लिए अलग होगा, प्राइवेट के लिए अलग होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। अगली जो केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रेप्यूटेड फूड प्रोडक्ट कंपनी बेस्ड इन इंडिया डेवलप्ड अ फूड प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एंड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द सेम आफ्टर गेटिंग नेसेसरी अप्रूवल, ठीक। एक फूड प्रोडक्ट कंपनी थी, उसने इंडिया में डेवलप किया फूड प्रोडक्ट को, इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया उसने, और जितने भी नेसेसरी अप्रूवल थे वो भी इसको मिल गए। द कंपनी अनाउंस दैट दिस अचीवमेंट हैज ऑल्सो इंडिकेटेड दैट सून द प्रोडक्ट विल बी मेड अवेलेबल फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, इंडियंस को भी मिलने लगेगा विद ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटी एंड हेल्थ बेनिफिट। अच्छी बात है। अकॉर्डिंगली द कंपनी गॉट इट्स प्रोडक्ट अप्रूव बाय द डोमेस्टिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड लॉन्च द प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट। द कंपनी कुड इंक्रीज इट मार्केट शेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अर्नड सब्सटेंशियल प्रॉफिट बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। अच्छी बात है, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, उसके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, भारत में भी भारत के बाहर भी। हाउएवर द रैंडम सैंपल टेस्ट, अब देखो यहाँ पे कहानी आई, कहानी बदल गई। कंडक्टेड बाय द इंस्पेक्टिव टीम, ये एक वो याद आ रहा है आपको मैगी वाला इंसिडेंट नेस्ले, ठीक। तो मैं अभी आगे पढ़ा नहीं, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ ये, ठीक है। कंडक्टेड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम फाउंड द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड डोमेस्टिकली इन वेरिएंस विद द अप्रूवल ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब इंडिया में जो सामान बेच रहा है वो जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार नहीं है। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये देखा गया, इट ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द फूड कंपनी वॉज नॉट ओनली सेलिंग प्रोडक्ट्स विच वर नॉट मीटिंग द हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो सेलिंग द रिजेक्टेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अच्छा, इन द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब कि एक तो स्टैंडर्ड को मीट भी नहीं कर रहा था जो कि डोमेस्टिकली चाहिए, साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते थे इंटरनेशनल मार्केट में वो यहाँ भेज देता था। This episode adversely affected the reputation and profitability of the food company। अब भैया इनकी रेपुटेशन खत्म, प्रॉफिटेबिलिटी भी खत्म, ठीक। तो अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये कहता है, 3 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स हैं टोटल। व्हाट एक्शन डू यू विजुअलाइज शुड बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी को क्या करना चाहिए अगेंस्ट द, अब यहाँ पे देखिए मैगी वाले केस में कौन था, FSSAI था, ठीक है ना, अगेंस्ट द फूड कंपनी फॉर वायलेटिंग द लेड डाउन डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेलिंग द रिजेक्टेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। देखो सीरियस बात है, पहले तो ये कहो कंपनी से कि तुम सारे तो चीज़ें अपना पहले माल उठवाओ, जो मार्केट में पड़ा हुआ सब उठवाओ और जो है उसको एक साथ रखो, ठीक है ना। वो कोई भी बिकना नहीं चाहिए आज के टाइम से, ठीक। और जो लॉ तोड़ा गया उस लॉ के अनुसार जो भी पेनल्टी उसमें लिखी हुई है वो वाले एक्शंस वहाँ पे चलेंगे, ठीक। बाकी जो काम हो सकता है कि आप जो है इस चीज़ को लोग तक अवेयर भी करो, तो ये सारी चीज़ें कंपीटेंट अथॉरिटी को करना चाहिए। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल विद द फूड कंपनी टू रिजॉल्व द क्राइसिस एंड ब्रिंग बैक इट्स लॉस्ट रेपुटेशन। अब देखिए कंपनी को पहली बात तो ये है कि अपना ट्रस्ट वापस लाने के लिए पहले तो जो सैंपल्स हैं या फिर जो भी चीज़ें आगे वो स्टैंडर्ड अपने लाने वाला है उसके लिए पहले तो उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा खुद से अपने आप को कि भाई साहब हाँ ये ठीक है, सही अब है। जैसे कि मैगी वाले केस में क्या हुआ था कि मोनोसोडियम ग्लूटामिन करके कुछ था, ग्लूटामेट, उसको वो था तो उन्होंने वो उसको ख़त्म कर दे। जो भी कमियां निकली हैं
उसको सुधार करे, उनको दिखाए भी, और साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगा कि कुछ हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो है वो हर परचून की दुकान पे जहाँ से सामान आता है वहाँ पे रखे, कि आप जितना भी ले रहे हैं सामान या फिर जो भी आपको लेना, आप रैंडमली उसका वहाँ पे देन एंड देयर चेक भी कर सकें क्वालिटी का। कुछ ऐसा कर ले, जैसे घर घर में आपने आजकल देखा होगा कि आप पानी को चेक करने के लिए जो है वो आता है, मशीन आती है, वैसी कुछ चीज़ें उसको करनी चाहिए ताकि वो इस रेपुटेशन से बाहर निकल सके और अच्छा काम कर रहा है ये चीज़ बता सके। ये मुझे समझ में आता है, क्योंकि कैसे जीतेगा भाई अपना लॉ जो रेस्पेक्ट है। और फिर अथॉरिटीज से भी कुछ बतवा मतलब लोग कॉन्फ्रेंस जीत के उनसे भी कह सकता है कि भाई साहब आप लोग करो कुछ, इसको बोलो कि आप ठीक है या जो भी है, तो वह सर्टिफिकेशन लेगा, वो भी तो बताएगा ही ना। ठीक। एग्जामिन द एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व इन द केस। एथिकल डिलेमा यही है कि भाई साहब उसने ये नेग्लिजेंस वाली है कि आपने उसने नेग्लिजेंस रखा, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था तो उसने क्यों नहीं अपने इंस्पेक्शन बढ़ाए, उसने उसके जानते हुए उसका ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत ये आएगा ये पूरा केस स्टडी। प्रॉफिट वालों जो कंपनी या प्राइवेट वाले होते हैं तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लगता है कि उसने उस चीज़ को जाने दिया, और ऐसा ये आगे भी कर सकता है, तो ये कैसे इसको इंश्योर करेगा, तो ये मतलब कि नहीं होना चाहिए। तो एथिकल डिलेमा ये सारी चीज़ें में आएंगी कि भैया उसने प्रॉफिट को चूज़ किया बल्कि स्टैंडर्ड्स को नहीं। ठीक। हमारा जो आखिरी आज का जो केस स्टडी है वो पढ़ लेते हैं। पवन इज वर्किंग एज एन ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सरकारी कर्मचारी है फॉर द लास्ट 10 years। एज ए पार्ट ऑफ रूटीन ट्रांसफर हो गया, ही वॉज पोस्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट में ही ट्रांसफर हो गया उसका दूसरे में। ही ज्वाइंड इन अ न्यू ऑफिस अलॉन्ग विद 5 other कलीग्स, 5 और कलीग के साथ में उन्होंने नया जो है ऑफिस ज्वाइन कर लिया। द हेड ऑफ द ऑफिस वॉज ए सीनियर ऑफिसर कन्वर्जेंट विद द फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस। जो हेड ऑफ द ऑफिस था was a senior officer conversant with the functioning of the office. As a part of general inquiry, Pawan gathered that his senior officer carries the reputation of being difficult and insensitive person owing his having his own disturbed family life। अच्छा, जो सीनियर है उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है और इसलिए इनसेंसिटिव है, कुछ भी सुनता उनता नहीं है, काफ़ी संवेदनशील नहीं है, मतलब ये चीज़ है। इनिशियली ऑल सीम टू गो वेल, हाउएवर आफ्टर सम टाइम पवन फेल्ट दैट सीनियर ऑफिसर वाज बीलिटिंग हिम, मतलब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, एंड एट टाइम्स अनरीजनेबल, मतलब कुछ उल्टी सीधी मतलब कुछ भी बात कर देता है। ठीक। वॉट एवर सजेशंस गिवन और व्यूज एक्सप्रेस बाय पवन इन द मीटिंग वर समरीली रिजेक्टेड। उसको आउटराइटली मतलब मना कर देता है, अरे खराब है, बेकार बता रहे हो। एंड द सीनियर ऑफिसर वुड एक्सप्रेस डिसप्लेजर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। एंड द सीनियर ऑफिसर वुड एक्सप्रेस डिसप्लेजर इन द, मतलब बाकी लोग के होते हुए उसके सामने जो है डिसप्लेजर प्रेजेंट करते हैं। इट बिकेम ए पैटर्न ऑफ बॉयज स्टाइल ऑफ functioning to show him in bad light, highlighting his shortcoming and humiliating publicly. It became apparent that though there are no serious work-related problem shortcoming, the senior was always on one pretext or the other would scold and shout at him। मतलब चिल्लाना और ये सब चीज़ें भी, डांटना, ये सब भी चालू कर दिया उसने, ठीक है ना, बिना बात के। द कंटिन्यूअस हरासमेंट एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ पवन रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया बेचारे का, खुद की जो एक रिस्पेक्ट है खुद के उसमें वो भी खत्म हो गई, इक्वेनिमिटी भी खत्म हो गई, आपस में जो समानता थी वो भी ठीक, मतलब उसको लगने उसमें वो लो फील करने लगा। ठीक। पवन ने रियलाइज किया दैट हिज रिलेशंस विद हिज सीनियर ऑफिसर्स आर बिकमिंग मोर टॉक्सिक एंड ड्यू टू दिस ही परपेचुअली टेंस्ड, एंशियस एंड स्ट्रेस्ड। काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव में रहने लगा, मानसिक दबाव में, और एंशियस होने लगा। ठीक है। His mind was occupied with negativity and caused him mental torture, anguish and agony. Eventually, it badly affected his personal and family life. He was no longer joyous, happy and contented even at home. Rather, without any reason, he would lose his temper with his wife and other family members. The family environment was no longer pleasant and congenial. ठीक, his wife, अब देखो इसकी भी लाइफ, फैमिली लाइफ खत्म हो गई, पर्सनल लाइफ। तो किसकी वजह खत्म हुई? पब्लिक, मतलब जो ऑफिशियल लाइफ थी उससे। तो यहाँ पे पर्सनल कहते हैं ना, प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है आपकी, पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में डिफरेंस तो होता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल अलग नहीं रख सकते हो। ठीक, वाटर टाइट कंटेनर में अलग नहीं रख सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिखने लगा। हिज वाइफ वो वॉज ऑलवेज सपोर्टेड टू हिम also became a victim of his negativity and hostile behavior. Due to harassment and humiliation suffering by him in the office, comfort and happiness virtually vanished from his life. Thus, it damaged his physical and mental health। भाई साहब, पूरा जो बढ़िया बंदा था, दूसरे ऑफिस में गया, वहाँ के सीनियर की लाइफ फैमिली लाइफ खराब थी, उसने वही चीज़ इनके ऊपर ट्रांसफर कर दी एक तरीके से।
अब इसके बाद ऑप्शंस क्या अवेलेबल है विद पवन टू कोप अप विद द सिचुएशन। कुछ टाइम, ऑप्शन क्या है, कुछ हॉलीडे, कुछ टाइम ले ले। फिर उसके बाद जो है बात करें अपने सीनियर के और ऊपर सीनियर से बात करें कि भाई साहब उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए, या फिर जो है वो इनसे जो है सीनियर से ही बात करें कि प्लीज़ उनसे जो है आप सबके सामने बात कर ले, कुछ अपना निकाले कि भाई ये हमारी चीज़ें बताइए सर, क्या दिक्कत है क्या नहीं। ठीक, तो वहाँ से ये कहते ना कि हम भाग जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, आप सिचुएशन से लड़ना भी सीखो। वहाँ पे जो चीज़ें उस समय पे आपसे हो सकती हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो तो करोगे ना। तो ये सारे ऑप्शंस आप लिखो उसमें। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट अप्रोच पवन शुड अडॉप्ट बाय ब्रिंगिंग पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड कंजीनियल एनवायरनमेंट इन द ऑफिस एंड होम। तो अप्रोच क्या उसको होना चाहिए? अप्रोच ये होना चाहिए कि भाई साहब एक तो दोनों को अलग रखे जितना हो सके। ठीक, घर में जो है बाहर मतलब ऑफिस की बातें नहीं, ऑफिस की बातें घर में नहीं, बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश करें। अदरवाइज तो भैया बहती गंगा में सभी लोग फिर धुलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, क्योंकि हो सकता है घर की फिर वो वहाँ पे सीनियर के ऊपर उतर जाए। तो वो भी चीज़, तो एक तो ये बिल्कुल ये दिमाग में रखे कि भाई साहब हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग ही रखना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए, मतलब एक साथ नहीं लाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा ये है कि भाई साहब वो अप्रोच अपना बहुत पॉजिटिव रखे। वो ये ट्राई करे कि हम जो भी काम करें लॉ के अनुसार करें, रूल्स के अनुसार करें, रेगुलेशन के अनुसार करें। और जब ये काम कर रहा हो, मान लीजिए कोई कॉपी वो भेजता है सीनियर को, तो उसको सबको भेजे। ठीक है ना, उसके सीनियर्स को भी भेज दे। जैसे ईमेल होता तो हम लोग खुद भी ये करते थे कि जो मान लीजिए किसी अपने सीनियर को भेज रहे हैं तो हम उनके सीनियर को भी भेज देते थे ईमेल में, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे जो हम काम कर रहे हैं वो बाकी लोग को पता चलना चाहिए कि हम सही हैं। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सीनियर को ही तुमने किया तो वो तुम्हें डांट देगा, बात खत्म हो, साहब तुमको यही समझेगा कि तुम खराब हो। तो ये अप्रोच उसको रखना चाहिए, थोड़ा सा विजिलेंट रहे, खुश रहने की कोशिश करे, आपस में मिक्सअप ना करे। As an outsider, what are your suggestions for the both boss and subordinate to overcome with this situation and for improving the work performance and mental and emotional hygiene? तो हम जैसे ये कह रहा है कि दोनों लोग को बताओ भाई क्या सजेशन होना चाहिए कि वो लोग अपना वर्क परफॉर्मेंस अच्छा करें, मेंटल और इमोशनल हाइजीन को अच्छा करें। तो देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बॉस की और सबॉर्डिनेट की अलग अलग, ये जो बंदा है पवन, इनकी अलग अलग काउंसलिंग होनी चाहिए, इनके घर में भी काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि घर वाले भी इफेक्ट हो रहे हैं तो वो भी इसके स्टोक होल्डर हैं इस वाले पूरे सिनेरियो में, केस स्टडी में, तो उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए किस तरीके से, क्या भाई वहाँ पे भी तो कोई ऐसा नहीं दिक्कत तो नहीं है कि जो फैमिली की वजह से भाई वो बॉस परेशान है, तो यहाँ पे जो है सबॉर्डिनेट की वजह से फैमिली परेशान है। तो दोनों लोगों की और उनके फैमिलीज़ की जो है काउंसलिंग होनी चाहिए। उनके जो है उनको कुछ सेशन, उनको ग्रुप बिल्डिंग वाली जो है कुछ एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, कुछ उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ सोशल वर्कर के थ्रू उनको जो है आपका हेल्प करवानी चाहिए। ठीक है ना, कुछ ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होने चाहिए, कुछ आउटसाइड टीम बना के उन लोग का जो है कुछ जो है प्ले कराने चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है। ठीक है ना, कुछ आउटिंग पे लेके जाए, बाहर जाए तो वो लोग घुले मिलें, ये सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर करानी पड़ेंगी। ठीक, इन द एबो सिनेरियो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अरे भाई साहब अगला क्वेश्चन तो वहीं आ गया, ट्रेनिंग वुड यू सजेस्ट फॉर ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल्स इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्या बात है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग भाई साहब वही है कि आपको ग्रुप बिल्डिंग, वर्क कल्चर और जो है टीम बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज ट्रेनिंग आप करानी चाहिए आपस में, उन लोग को साथ में रख के। मान लीजिए एक दूसरे को एक दोनों को एक टीम में मत रख देना एक साथ, पहले 4 लोग की टीम बनाओ जिसमें कि ये दोनों भी हो सकें, फिर 3 लोग की बनाओ ये दोनों हो सकें। ठीक, तो इस तरीके से आप रखो ताकि ये लोग साथ में काम करें। ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 लोग की टीम बनाओ, फिर ये दोनों लोग दूसरे के खिलाफ लड़ें, तो एक बॉन्डिंग पैदा हो। तो इस तरीके के काम बना सकते हैं, इसमें बैडमिंटन की टीम बना के या फिर इस तरीके के भी आप स्पोर्ट्स को भी ट्रेनिंग का मॉड्यूल में डाल सकते हैं। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये जो जनरल स्टडीज़ पेपर और जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4 सारे एनालिसिस मैंने कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा। इवन आई हैव एनालाइज द एसए पेपर ऑल्सो दिस ईयर। यूपीएससी ने काफ़ी अच्छे पेपर बनाए हैं, ये वाला एक्सपेक्टेड था। एथिक्स में पेपर छूटता है, लंबा पेपर होता है, इसलिए थोड़ा सा जितना ज़रूरत की चीज़ उतनी लिखी, ज़्यादा लिखने के चक्कर में पेपर पक्का छूट जाएगा। अबव एवरेज आपको आंसर लिखने, ज़्यादा एक्सीलेंट लिखने के चक्कर में पेपर छूटता है, जो कि बहुत बड़ा एक लॉस होता है। ठीक, हमारे जो आपका अपना चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस का टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे स्टडी प्लान डेली आप लोगों को मिलता है। आपको आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए रोज एक क्वेश्चन भी दिया जाता है। आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट रोज आंसर लिखने से होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से नहीं होता है। टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक, इसके अलावा जो है आपको डेली करंट अफेयर आप लोग को मिलता है, पूरा व्यापक रूप से करंट अफेयर है। करंट अफेयर फैक्ट्स और आपके जो है कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो आपके
जो बैकग्राउंड है जनरल स्टडी से जुड़ के सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। बाकी 8 बजे डेली जो है इसमें डाउट डिस्कशन प्रोग्राम होता है, डाउट टोड़ू सेशन हम लोग बोलते हैं उसे, लाइव होता है। वहाँ पे सब लोग आके डिस्कशन ग्रुप में डाउट्स पूछते हैं, डाउट्स को जो है डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे नोटिफिकेशन, और आपको कुछ काउंसलिंग करानी है या फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 9650347272। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।